आज से अगर बात करें सियासत की तो बड़ी सरगर्मी का दिन रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन पार्टियों में ताजपोशी देखने को मिली, नए हाथों में कमान जाती हुई दिखी और ऐसे ही दिन ने इस सर्द दिन में भी अच्छी खासी राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी, फैला दी। हम आपको बताते हैं किन तीन पार्टियों का जिक्र हम यहां कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस, जहां नंबर 2 की गद्दी संभालने के बाद राहुल गांधी ने औपचारिक तौर पर कमान हाथ में ली। दूसरी तरफ बीजेपी में नए अध्यक्ष की ताजपोशी हुई और जो तीसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है वो तस्वीर मुंबई से है, जहां पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अगली पीढ़ी का वक्त आने के संकेत दिए। पिता बाल ठाकरे के जन्मदिन पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंप दी गई और आदित्य ठाकरे को, जो कि उनके पोते हैं, बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे को औपचारिक तौर पर शिवसेना की यूथ विंग की जिम्मेदारी दी गई। और ये तीनों ही तस्वीरें एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर दिखा रही हैं, वो ये कि 2014 के लिए पार्टियों ने न सिर्फ अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, बल्कि अपनी रणनीति को भी बनाने में ये पार्टियां जुट चुकी हैं, नए हाथों में कमान जा चुकी है और नए सिरे से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने औपचारिक तौर पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष का पद संभाला। जयपुर अधिवेशन में उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद वो आज पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर राजनीति को बदलना चाहते हैं और इसके लिए युवाओं को और मौका दिया जाने की जरूरत है। 42 के उपाध्यक्ष के स्वागत में 72 के बुजुर्ग कतार में खड़े थे। कांग्रेस के मुख्यालय में लाइन लंबी थी। दिल्ली में कांग्रेस का जो भी बड़ा मौजूद था उसने हाजिरी जरूर लगाई। नंबर 2 बनने के बाद राहुल पहली बार दफ्तर पहुंचे थे। सबसे हाथ मिलाना पड़ा। कुछ ने गुलदस्ते दिए, कुछ ने हार पहनाया और कुछ ने नमस्ते किया। राहुल ने सबका जवाब दिया। हाथ मिलाने के मामले में राहुल ने किसी को निराश नहीं किया। नेताओं से मिलने के बाद कार्यकर्ताओं से भी मिले, लेकिन आगे का कार्यक्रम तय था। जनार्दन द्विवेदी लपक कर आगे बढ़े, नौजवान उपाध्यक्ष को साथ लिया और तेजी के साथ पहले से तैयार मंच की ओर ले गए। उपाध्यक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी आज पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आए हैं। बाकी औपचारिकताएं अपनी जगह है। अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो बात अधूरी रह जाती। आपसे दुआ सलाम किए बगैर जाना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आपके सामने आए हैं। सबको इंतजार था कि राहुल क्या बोलते हैं, कांग्रेस अब कैसे चलेगी और पार्टी कितनी बदलेगी। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के दौर में राहुल ने अपनी अभिव्यक्ति का कोटा फिक्स कर दिया था। अच्छा, 2 सवाल कोई पूछ लीजिए, सिर्फ 2 सवाल, तीसरा नहीं होगा। एक ही लाइन में राहुल ने मकसद और मंजिल दोनों साफ कर दिया, लेकिन न रास्ते का खुलासा किया और न राही का। सिर्फ इतना कहा कि भारत की राजनीति को बदलने आया हूं, अब इसके बिना काम नहीं चलने वाला। What I want to do is take the Congress family, make it accessible to as many youngsters and experienced people as possible, and try and use this instrument to change this country. इसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा वो जमाने से बोलते रहे हैं, वही शब्द, वही अंदाज और वही तेवर। Often I feel we are fighting with each other for small reasons, because basically all of us feel the same thing. And I think what I would like to do is try and reduce that slightly. I don't want to get into negative politics. I don't want to be critical of everybody. I want to get into positive politics, because positive politics is what is going to take this country forward. Negative politics is not going to take this country forward. न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। पत्रकारों ने राहुल का करीब 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन राहुल शायद तैयारी से नहीं आए थे, इसलिए न तो सवाल लिए और न जवाब दिए। बयान के बाद बैठक की बारी थी। पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। राहुल पहली बार इतनी बड़ी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुस्कुराते हुए कुछ मशवरा किया और फिर कुछ सलाह दी। राहुल गांधी ने आज 3 दिनों के बाद जयपुर के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस मुख्यालय आकर अपना पदभार उपाध्यक्ष के तौर पर संभाल लिया है। उनकी ये पहली यात्रा थी और ये साबित करने की कोशिश पूरी पार्टी ने इस विजिट के दौरान की, वो ये कि अब वही पार्टी में नंबर 2 है।
जितने ऑफिस बियरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब राहुल गांधी को सीधे रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े कद के महासचिव क्यों ना हो, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना रहे हो। सब निपटाने के बाद राहुल अपने कमरे की तरफ बढ़े। कमरा वही है, सिर्फ नेम प्लेट बदल दिया गया है। सोनिया गांधी के कमरे से सटा हुआ, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में कमरा सिर्फ माया होता है। अगर ऐसा न होता तो 10 जनपद नहीं 24 अकबर रोड हिंदुस्तानी सियासत का सबसे शक्तिशाली पता होता। सुमित अवस्थी के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। उधर बीजेपी में भी राजनाथ सिंह को नए अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई। पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई। राजनाथ सिंह को एक ऐसे वक्त पर अध्यक्ष चुना गया है जबकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव तो होने ही है, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। इसीलिए पार्टी इस मुश्किल वक्त में उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। कल तक जो हमारी नजरों में धुंधलाए हुए से दिख रहे थे, अब अचानक खिलकर उभरे हैं। बीजेपी में सियासत के उलझे हुए समीकरण को हल करने के लिए पार्टी को फिलहाल राजनाथ सिंह सबसे सुलझे हुए नेता दिखे, सो उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने का जलसा सड़कों पर बन रहा है। बीजेपी के नए नाथ के सिर साफे बांधे जा रहे हैं, फूलों की हार गले में पहनाई जा रही है। ये जश्न तब शुरू हुआ जब पार्टी के चुनाव अधिकारी ने घोषणा कर दी कि राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया संपन्न हुई। श्री राजनाथ सिंह जी वर्ष 2013-2015 सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। घोषणा के लिए बदलाव की इस घोषणा के साथ ही बीजेपी के विवादित अध्यक्ष नितिन गडकरी की विदाई हुई और नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह का राज लौटा। घंटों के नाटकीय घटनाक्रम में 2013 और 2014 में होने वाले चुनावी घमासान से पहले गडकरी के स्तंभ को उखाड़ फेंका। फिर तो बधाई और शुभकामनाओं के पल आए। सबसे पहले कुछ ही पल पूर्व हुए अध्यक्ष ने नए अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता सौंपा। फिर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। रस्म अदायगी के बाद आडवाणी ने राजनाथ की तारीफ की और सामने खड़ी पहाड़ से चुनौती का ध्यान भी कराया। कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए, जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। अब बारी आई नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह की। चेहरे पर भावुकता के भाव साफ पढ़े जा सकते थे। राजनाथ ने कहा, विषम परिस्थितियों में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हुए उन्हें अपने दायित्व का भान है और चुनौतियों की चिंता है। आडवाणी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी। तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। इससे पहले सुबह सुबह पार्टी के दफ्तर में अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पार्टी के नेताओं ने उस पत्र को निर्विरोध स्वीकार कर लिया। मंगलवार की दोपहर के बाद से ही बीजेपी की अंदरूनी सियासी रस्साकशी ने पार्टी के अध्यक्ष पद के तैयार हो रहे चित्र को बदलकर रख दिया था। जो नितिन गडकरी दूसरी ताजपोशी के लिए तैयार दिख रहे थे, वही खामोशी से पार्टी के अध्यक्ष पद से अपनी विदाई की रस्म निभा रहे थे और नए नवेले अध्यक्ष राजनाथ अपनी ताजपोशी की खुशी में एक मौन मुस्कुराहट संभाले खड़े थे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में राजनाथ सिंह के नाम पर मुहर लग चुकी थी। पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राजनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड के सभी सदस्यों ने एक मत से स्वीकार कर लिया। मंगलवार को जब यह लग रहा था कि नितिन गडकरी आरोपों के तूफान में खड़े होने में कामयाब रह जाएंगे, तभी पार्टी में उनका मुखर विरोध हुआ। पार्टी में ये बेचैनी साफ दिख रही थी कि अगले साल होने वाले चुनावी महारण से पहले जनता के सामने बीजेपी कौन सा मुंह लेकर जाएगी। गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाकर पार्टी भ्रष्टाचार के भीषण घटाटोप में कैसे चमकेगी। परिवर्तन की यह प्रक्रिया इसी दबाव से शुरू हुई और नितिन गडकरी को जाना पड़ा। राजनाथ सिंह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो पूरी सावधानी से विवादों से बचते हैं और सार्वजनिक तौर पर कभी गुटबाजी में नहीं पड़ते। उनकी इसी खूबी ने उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद की कुर्सी दिलाई है।
फिलहाल तो बधाइयों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जब यह सिलसिला रुकेगा तब उनका सामना इस सच्चाई से होगा कि 2014 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है और लोग इस बात को भी नहीं भूले हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में थी और तब पार्टी चूक गई थी। बालकृष्ण के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। बहरहाल बीजेपी अध्यक्ष पद में राजनाथ ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है और वो भी अच्छे खासे सियासी ड्राम के बाद। राजनाथ सिंह की ताजपोशी पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मिठाइयां बांटी गईं। उनके पैतृक गांव में तो मानो मेला ही लग गया। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद यूपी प्रदेश बीजेपी के लिए ये बड़ी खुशी की खबर थी और कार्यकर्ताओं ने इसके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पटाखे छोड़े गए, ढोल भाजे बजाए गए और कार्यकर्ता नाचते झूमते नजर आए। चलिए बात अब करते हैं उस तीसरे सेनापति की जिसकी आज ताजपोशी हुई। शिवसेना में उद्धव ठाकरे को औपचारिक तौर पर ताज मिल गया। शिवसेना के मुखिया के तौर पर आज उन्हें चुन लिया गया, लेकिन वो शिवसेना प्रमुख नहीं कहलाएंगे। उधर उद्धव के बेटे आदित्य यानी कि बाला ठाकरे के पोते को भी शामिल किया गया, लेकिन पद नहीं दिया गया बल्कि यूथ विंग की कमान सौंपी गई। बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर औपचारिक तौर पर शिवसेना ने पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में सौंप दी, लेकिन वो शिवसेना प्रमुख नहीं कहलाएंगे। शिवसेना ने उद्धव के लिए पक्ष प्रमुख के नाम से एक नया पद बनाया। दिलचस्प ये कि उद्धव की ताजपोशी के बाद जब पार्टी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई तो पक्ष प्रमुख नजर नहीं आए। आज शिवसेना की प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई शिवसेना भवन में और उसमें एक प्रमुख निर्णय लिया गया है और उस निर्णय के मुताबिक आज से शिवसेना में पक्ष प्रमुख यह पद का निर्माण हुआ है और पक्ष प्रमुख पद पर उद्धव जी ठाकरे की उनका चुनाव हुआ है। पिता को पार्टी की कमान मिली तो तीसरी पीढ़ी के ठाकरे यानी आदित्य का रुतबा भी बढ़ गया। हालांकि उम्मीद थी कि आदित्य को शिवसेना में नेता का पद दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने फिलहाल इस पर फैसला टाल दिया है। हाँ, आदित्य को औपचारिक तौर पर शिवसेना के यूथ विंग यानी युवा सेना की कमान सौंपी गई है, यानी आदित्य अब आधिकारिक तौर पर शिवसेना का हिस्सा हैं। उसमें लोकाधिकार समिति, भारतीय कामगार सेना, विद्यार्थी सेना, महिला आघाड़ी ऐसे जो विभिन्न प्रकार के संगठन है, उसी तरह युवा सेना को भी शिवसेना की एक संलग्न संगठन के नाते शिवसेना के संविधान में स्थान दिया गया है। उसके प्रमुख आदित्य ठाकरे जी है। बाला साहब के बाद अब शिवसेना का रास्ता उद्धव तय करेंगे और उद्धव ने तय किया है कि फिलहाल पार्टी उन दोनों बड़े मुद्दों को नहीं छोड़ेगी जो बाल ठाकरे ने तय किए थे, यानी शिवसेना मराठी मानुष और हिंदुत्व के एजेंडे पर बनी रहेगी। आदित्य अमन, मुंबई, आज तक। दिल्ली गैंगरेप के बाद बनाई गई जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए सरकार और सिस्टम को जमकर लताड़ा। दिल्ली गैंगरेप को लेकर उन्होंने गृह सचिव और दिल्ली पुलिस की भी अच्छी खासी खिंचाई की है। 30 दिनों की मियाद खत्म होने से एक दिन पहले ही जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी। अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा कमेटी ने सुझाव दिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कानूनों के तहत मौजूदा सजा को और सख्त किए जाने की दरकार है, लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी ने सजाए मौत का सुझाव नहीं दिया है। विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का भी सबका यही कहना था कि डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए और हमने सबों की भावनाओं को देख करके ओवरवेलमिंग रिस्पांस यही था कि डेथ पेनल्टी जो है वो उसका असर नहीं होता है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि धारा 376(1), 376(2) और 376(3) के तहत दोषी को ताउम्र जेल में रखा जाए। धारा 376(C) यानी गैंग रेप के मामले में भी दोषी को ताउम्र जेल में रखा जाए। कमेटी ने नई धारा 376(F) को जोड़ने की सिफारिश की है, जिसके तहत यौन अपराधों के मामले में प्रशासनिक या सेना के अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय होगी। कमेटी ने धारा 375, 376 और 509 के तहत सजा के प्रावधान को 7 साल से लेकर 20 तक करने की सिफारिश की है। दिल्ली गैंगरेप केस के बाद नाबालिग की उम्र क्या हो, इस सवाल पर खूब बवाल मचा, लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी ने नाबालिग की उम्र में बदलाव की कोई सिफारिश नहीं की है। जुवेनाइल होम्स जो हैं, जिनकी स्थिति है, जब तक आप जुवेनाइल को उस तरीके से न ट्रीट करें जो करना चाहिए,
तो सिविल सोसाइटी का दोष भी है कि जुवेनाइल्स उस स्थिति में पहुंचते हैं। जब वो हालत जुवेनाइल होम्स की है और जुवेनाइल्स के ट्रीटमेंट की है, तो ये उचित नहीं समझा गया कि उसको 18 से कम किया जाए। जस्टिस वर्मा कमेटी ने दिल्ली गैंगरेप मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार को भी खूब लताड़ा है। कहा है कि कानून में बदलाव पर देश विदेश से 80,000 सुझाव आए, लेकिन शायद ही किसी पुलिस प्रमुख ने सुझाव भेजा। सरकारी विभागों से भी कम सुझाव मिले। जस्टिस वर्मा ने सरकार को सुझाव दिए कि जांच एजेंसियों को सरकारी शिकंजे से आजाद किए जाने की दरकार है। दिल्ली गैंगरेप केस को लेकर जस्टिस वर्मा ने दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हुई कि जब माफी मांगने का वक्त था तब गृह सचिव दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पीठ थपथपा रहे थे। ये तो मैंने कहा कि मतलब मेरी समझ में ऐसी स्थिति में तो दुख प्रकट करना चाहिए था और शर्मिंदा होना चाहिए था। तारीफ का तो कोई काम नहीं था मेरे हिसाब से। लेकिन सरकार कह रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के माफी मांगने से क्या होगा। मैं समझती हूँ कि माफी मांगने से कहीं ये जो समस्या का समाधान ऐसा नहीं होगा। उनको पर्टिकुलरली उस तरह से जो कानून है उस पर एक्ट करना होगा। जस्टिस वर्मा कमेटी को उम्मीद है कि जितने कम दिनों में उन्होंने सरकार को सुझाव देने का काम किया है, सरकार भी उतने ही कम दिनों में उन सुझावों पर फैसला लेगी और उन्हें लागू करेगी। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों से कुछ लोगों को जरूर निराशा हुई होगी जो बलात्कारियों के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस रिपोर्ट को, इन सिफारिशों को मील का पत्थर बता रहे हैं। सरकार अगर इन्हें ईमानदारी से लागू कर देती है तो कोई ताज्जुब नहीं कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और राहत की सांस ले सकेंगी, उनकी आजादी बरकरार रहेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।